आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषता। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चारण काल है, जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी यानी 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में केंद्रीयता की भावना प्राय लुप्त हो चुकी थी और देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। इन छोटे राज्यों के राजा जरा जरा सी बात पर आपस में युद्ध करते रहते थे। दूसरी तरफ देश पर वाह्य आक्रांताओं के नियंत्रण आक्रमण हो रहे थे। देश का वातावरण भारी हलचल और अशांति से भरा हुआ था। आदिकाल में एक और जहां कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों और जैनों के द्वारा भक्तिपरक काव्य भी रचे जा रहे थे। अंततः इस युग के साहित्य को मूल रूप से रासो साहित्य और धार्मिक साहित्य दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग में स्वच्छंद प्रवृत्ति से लौकिक साहित्य भी रचे गए। साथ ही गद्य साहित्य के कुछ आरंभिक संकेत भी इस युग में मिलते हैं। हालांकि इस युग की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु संदिग्ध होते हुए भी इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों भाषा में और गद्य पद दोनों रूपों में रचना की प्रधानता इस युग में मिलती है। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। पहला, वीर रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई हैं। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। इस काल के लेखक राजा के आश्रित थे, इसीलिए उन्हें कई बार न चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था। इससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे। इस युग में गहरवाद, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलकी आदि राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। यही कारण है कि जगनीक लिखते हैं, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस काल में विदेशी आक्रमण के कारण भी निरंतर युद्ध हुआ करते थे। इसीलिए भी इस काल में वीर रसात्मक ग्रंथों का आधिक्य है। इस वीर रसात्मक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं: पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो आदि। दूसरा है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। इस युग के चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अंततः अवसर पड़ने पर वे अपने अपने आश्रयदाता के साथ
रण क्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध के दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अंततः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया वो उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपूर्ति योद्धाओं के उमंगों, मनोदशा और क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किया। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का संपंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अंततः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य यही था, हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धमांद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है। तीसरा, प्रामाणिकता का अभाव। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना मानी जाती है वो भी अप्रमाणित मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश छिपे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवाद तो ठीक होते यापन करते। इसीलिए कभी भी अपने राजा के अलावा शेष राजाओं को नीचा दिखाने के लिए काव्य रचते थे और अपने राजा की झूठी सच्ची बातों को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने में कोई संकोच महसूस नहीं करते थे। कवि जनता से अलग रहने के कारण सामंती वैभव एवं ऐश्वर्य का वर्णन अधिक मात्रा में करते थे। अंततः इस काल के कभी भी संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानती थी और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखती थी। साथ ही पड़ोसी राज्य को वे शत्रु राष्ट्र समझते थे। अंततः इस युग में संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में भी वे विफल हुए। पड़ोसी राज्य भी विदेशी आक्रमण होने पर रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचता के कारण धीरे धीरे सभी देशी सम्राट विदेशी आक्रांताओं द्वारा पराजित हो गए। भाषा, मैथिली भाषा। मैथिली बिहार में प्रयुक्त एक बोली है और ये हिंदी की एक विभाषा मानी जाती है। यही कारण है कि विद्यापति की पदावली को हिंदी का ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन ग्रंथों में विद्यापति की पदावली का विशेष स्थान है। खड़ी बोली। अमीर खुसरो के काव्य में जनता की उन बोलियों के प्रदर्शन होते हैं जो कालांतर में विकसित होकर खड़ी बोली कहलाए। तत्कालीन जनभाषा के दर्शन खुसरो के पहेली और मुकरियों में मिलता है। यह दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा थी। इस भाषा की क्रिया हिंदी की ही है। साथ ही इसमें अरबी, फारसी के भी काफ़ी शब्द मिलते हैं।